नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो और मैं हूं डॉक्टर ऋतुजा शिंपी। रेडियो विश्वास का उद्देश्य हमेशा से समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को समुदाय की आवाज बनकर लोगों तक पहुंचाना रहा है। इसी सोच के साथ पिछले 3 वर्षों से हमारा प्रमुख प्रोजेक्ट हिंसा को नो नासिक की शहरी बस्तियों में महिलाओं, युवाओं, किशोर किशोरियों और समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर घरेलू हिंसा की रोकथाम, लैंगिक समानता और हिंसा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी अभियान के माध्यम से हमने न केवल जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है, बल्कि अनेक महिलाओं और परिवारों को सहायता, मार्गदर्शन और एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक ऐसी विशिष्ट अतिथि उपस्थित है जिन्होंने पिछले 2 दशकों से अधिक समय से महिला सशक्तिकरण, जेल सुधार, पुनर्वास, सामुदायिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हमारी आज की अतिथि है सुश्री साइना भरूचा जी। साइना जी भारत की प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी जी की सुपुत्री है तथा पिछले लगभग 23-24 वर्षों से पुणे में रहकर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वे इंडिया विजन फाउंडेशन की स्थायी ट्रस्टी है। यह 32 वर्ष पुरानी संस्था है जिसकी स्थापना डॉक्टर किरण बेदी जी ने 1994 में की थी। यह संस्था जेलों में बंद कैदियों और उनके परिवारों के पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास तथा समाज में सम्मानजनक पुनर्स्थापन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसके साथ ही साइना जी नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की उपाध्यक्षा है, जहां शिक्षा, नशा मुक्ति, सामुदायिक विकास, ग्रामीण कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। वे श्री साई लीला ट्रस्ट से भी जुड़ी हुई है, जो समाज सेवा के साथ साथ वृद्ध गौवंश के देखभाल के लिए संचालित गौशाला का संचालन करता है। कोविड-19 के दौरान शुरू हुई रेडियो परवास की पहल आज सामाजिक पुनर्वास का एक प्रेरणादायक माध्यम बन चुकी है। यह पहल आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरठ सहित विभिन्न स्थानों पर सक्रिय है तथा नवंबर 2025 में इसे पुणे की येरवड़ा सेंट्रल जेल के महिला विभाग में भी शुरू किया गया। आत्मबल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला बंदियों के साथ संवाद स्थापित कर उनके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। बंदियों के बीच तनाव और आपसी विवादों में कमी आई है तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रेडियो परवास और रेडियो विश्वास दोनों ही सामुदायिक रेडियो अपने अपने स्तर पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे लिए यह विशेष अवसर है कि हम साइना जी के अनुभवों से सीखें और महिलाओं की सुरक्षा, समानता तथा हिंसा मुक्त समाज के निर्माण पर उनके विचार जाने। साइना जी, रेडियो विश्वास परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय धारी माँ, आपके व्यूअर्स को जय धारी माँ, आप सब सुखी रहें, खुश रहें। थैंक यू। तो आइए बिना समय गवाए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज भी घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा हमारे समाज की एक बड़ी चुनौती है। आपके अनुभव में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? ऋतुजा, ये आपके 2 सवाल हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगी हिंसा की और हैवानियत की। मैं हैवानियत और हिंसा की बात कर रही हूँ। मैं रोजमर्रा की डेली लाइफ की इस वक्त बात नहीं कर रही हूँ। तो इसमें मैं औरत और आदमी को अलग अलग नहीं डालूंगी, मैं एक परिवार को देखूंगी। आपका पहला प्रश्न है कारण क्या है? कारण लस्ट, ग्रीड, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, जेलसी, ईर्ष्या, संतुलन नहीं है, इमोशनल बैलेंस नहीं है, ग्रीड है। हाउ कैन वी मूव बियॉन्ड दीज इमोशंस? यही तो कारण है। कारण तो कुछ और है नहीं। हमारी सोशल कंडीशनिंग किस रूप में हुई है? जी बिल्कुल। कारण इज इमोशन, कारण इज गो बैक टू द रूट्स। वो जो हिंसा करता है वो सोचता कैसे है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी नजर क्या है, उसका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। वो तो बैलेंस में है ही नहीं ना। तभी तो वो हिंसा कर रहा है और हैवानियत कर रहा है। तो इसमें औरत और आदमी की बात नहीं आएगी। जो भी हिंसा कर
कर रहा है वो अपने माइंड के बैलेंस में नहीं है। बिल्कुल। और इसे रोकने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक कटु सच है हमारे समाज का कि हिंसा तो होते ही जा रही है, बट देयर हैज टू बी समथिंग टू स्टॉप इट और एटलीस्ट रिड्यूस इट इफ नॉट स्टॉपिंग इट कंप्लीटली। आप मुझे बताओ हिंसा को कंट्रोल कैसे करोगे जो एक बंद घर में होती है। वापस जाओ ना एजुकेशन पे, सोशल कंडीशनिंग पर। एक इंसान की, मैं फिर से बोलूंगी, मैं आदमी और औरत की बात नहीं कर रही, एक इंसान की मानसिक नीड क्या है, उसको सुकून, चैन, खुशी, धैर्य, प्रार्थना, मर्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको एक होश वाला जीवन जीना है कि नहीं, कि उसको सिर्फ एक बेहोशी वाला जीवन जीना है। एक युवा बनता है, फिर उसकी फैमिली लाइफ की जर्नी शुरू होती है, वो क्या देखता है पूरे जीवन, उसके जीवन के प्रति एक चाह क्या है, वो अपने जीवन से क्या चाहता है, उसके अंदर कितना कुछ है जो अनरिजॉल्व्ड है, जो हिंसा में निकलता है। बिल्कुल। तो जड़ पे जाना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत होती कहाँ है एंड कितना एक्सेप्टेबल है ये। राइट, मतलब आप यही कह रहे हो कि वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली लीडिंग टू सच एक्शंस ऑफ अ पर्सन। एक आदमी हिंसा क्यों कर रहा है, एक आदमी हैवानियत पे क्यों उतर आया है, जी जाइए उसके जड़ पर, हल तो निकालना पड़ेगा। हैवानियत का और हिंसा का हल तो निकालना पड़ेगा, उसको रोकना तो पड़ेगा, लेकिन कभी बैठ के हमने सोचा है कि वो ऐसा करता क्यों है या करती क्यों है। तो उसके जड़ पर जाना पड़ेगा और हर सिचुएशन अलग है और कुछ सिचुएशंस में आप जड़ पर जा पाएंगे, कुछ नहीं जा पाएंगे। कुछ सिचुएशंस जस्टिस मांगेंगे, कुछ सिचुएशंस रिफॉर्म मांगेंगे। दैट इज सिचुएशनल। ट्रू, बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि वी नीड टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ व्हाई अ पर्सन इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी होता है कि हम वो उतने डेप्थ तक या उतने डीप रीजनिंग तक नहीं जा सकते हैं, बट व्हाट वी कैन फोकस इज ऑन द विक्टिम। कई महिलाएं हिंसा का सामना करने के बावजूद मदद नहीं मांगती है। ऐसे में परिवार, समाज और संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करे और आगे आ सके? अच्छा, पहली बात तो मैं हिंसा में वापस बोलूंगी, मैं आदमी और औरत में फर्क नहीं कर रही है। मैं आदमी और औरत में हिंसा में फर्क नहीं कर रही जी। कभी आदमी हिंसा कर रहा है, कभी औरत हिंसा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने मुझे महिला के लिए पूछा है तो मैं एक बात जरूर बोलूंगी कुछ भी और बोलने से पहले, कि जब तक हमारे समाज में एक औरत, एक नारी दूसरी नारी के लिए अच्छा नहीं सोचेगी, उसकी वेल विशर नहीं होगी सही मायने में घर घर में, तब तक आपकी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो हेल्पलेस क्यों है, बहुत कारण हो सकते हैं, हर एक का कारण अलग है। जी। सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, परिवार नहीं सपोर्ट कर रहा, उसके पास एक संग नहीं है, उसके पास लैक ऑफ फेथ है, उसके पास इनर वीकनेस है, उसने रिजॉल्व नहीं करा है कि मुझे अपने जीवन को डिग्निटी देनी है, उसके पास एक सेफ स्पेस नहीं है जाने के लिए वेयर शी विल नॉट बी जज्ड, उसके पास ऐसे लोग नहीं है जो अगर मदद करेंगे तो फिर बाद में उसके साथ एक बाटर नहीं करेंगे। एक हेल्पलेसनेस है, घर का माहौल, बच्चे, कई बारी बुजुर्ग होते हैं घर पे, कई बारी बच्चों को देख के रुक जाती है। कारण अनेक है, हर एक का कारण अलग है। तो मैम, समाज और परिवार का तो हमने बात कर ली, पर जो संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है जिससे उन्हें, महिलाओं को, या फिर आप जैसे कह रहे हो जिस इंसान पे हिंसा हो रही हो उसे सुरक्षित महसूस हो? ऋतुजा, संस्थाएं तब काम कर सकती है अगर कोई हमारे सामने पहल करता है। देखिए, हर चॉइस का एक कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर एक नारी या पुरुष डिसाइड करता है कि उसको इससे बाहर आना है, हिंसा से बाहर आना है, हैवानियत से बाहर आना है, अपनी लाइफ को एक दिशा देनी, तो पहल उसको करनी है, उसको अप्रोच करना है संस्था को। बिल्कुल। एंड संस्था हैज टू बी अ रियल वेल विशर। ये संस्था के लिए फिर एक मुद्दा नहीं हो सकता, ये उस औरत की जिंदगी है। फिर एक संस्था को उतना सेंसिटिव होना है टू हैंड होल्ड हर जब तक वो पूरी आत्मनिर्भर नहीं हो जाती। दूसरा, संस्थाओं का बहुत बड़ा काम है टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ अवेयरनेस, पॉलिसी मेकिंग, योर सर्वेज, योर डेटा प्रस्तुत करना कि समाज इस वक्त किस दिशा में जा रहा है, सरकार के सामने वो कहानियां प्रस्तुत करना, वो जीवनियां प्रस्तुत करना। और एक और बात बोलूंगी, कई बारी 5-6 संस्थाओं को मिलकर एक जीवन को आगे बढ़ावा देना है। ये बहुत जरूरी है कि अब संस्थाएं भी एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करें। तो ये तो बहुत सेंसिटिविटी मांगता है, ये बहुत अपनापन मांगता है। ये संस्था के लिए केस नहीं होने चाहिए, मैटर्स नहीं होने चाहिए, सक्सेस स्टोरीज या स्टोरीज नहीं होनी चाहिए। ये जिंदगियां हैं, जिंदगियां। एंड हर जीवन को आपको मेरिट बेस पे देखना पड़ेगा।
ये जरूर मैं बोलूंगी कि हर जीवन अलग है। कुछ लोग खुद की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होते, उसमें संस्था क्या कर लेगी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और ये जो पॉइंट आपने कहा कि सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि अगर कोलैबोरेशन में सब मिलके इफ दे थिंक अबाउट द अपलिफ्टमेंट, तभी रियल हमें चेंज दिख सकता है और वो जो इंसान है जिस पे हिंसा हो रही है उसे भी वो मदद मिल सकती है। तो Yes. मैम आपने जो आपके लाइफ में काम किया है स्पेशली फॉर द जेल इनमेट, तो आपने अपने कार्य के दौरान अनेक महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा होगा। आपके अनुभव में महिलाओं को दोबारा आत्मविश्वास, सम्मान और एक नई पहचान के साथ खड़ा करने में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? बेटा वो खुद जी। उसका दृढ़ संकल्प कि वो एक डिग्निटी की लाइफ जीना चाहती है और जी के रहेगी। बिल्कुल। ये एक निर्णय है, ये पहला कदम है। आप पहला कदम लीजिए, फिर एक और कदम, फिर और एक कदम, चाहे कितनी भी बाधा क्यों ना आए। आप क्या मर्यादा का, मान मर्यादा का, डिग्निटी का रास्ता छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो ये तो संकल्प है। जी। आप संकल्प लीजिए, फिर दरवाजे खुलेंगे। वी ऑल्सो हैव टू नॉक एट द राइट डोर्स। बिल्कुल। आपकी दिशा सही नहीं है, आपका संकल्प डावाडोल होता है, आपका संकल्प कमजोर हो जाता है, तो उसको संकल्प नहीं कहते। बिल्कुल। आपको दृढ़ निश्चय लेना है, आपका संकल्प बहुत अटूट होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको अपने रास्ते पे चलना है, फिर संस्था आएगी, सपोर्ट आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप खुद मेहनत करेंगी, इंड्योर करेंगी, बराबर। आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, बाधाएं आएंगी, आपको खुद के लिए ना जाने कितने छोटे 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 रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। बाहर से आके कोई आपकी जिंदगी नहीं संवारने वाला। बिल्कुल। ये जर्नी फिर आपकी और आपके ईश्वर के बीच में है। और मेरे लिए फेथ और प्रार्थना बहुत मायना रखता है। आत्मबल, कुछ जीवन के संघर्ष सिर्फ आत्मा के बल से लड़े जाते हैं, शरीर के बल से नहीं, मन के बल से नहीं, आत्मा के बल से। आत्मबल, और वो कृपा से मिलेगा, ईश्वर की कृपा से मिलेगा। सच्चे रास्ते पे चलना है, सत्य के रास्ते पे चलना है, आधा अधूरा तो नहीं चल सकते। बिल्कुल। तो पहला कदम तो खुद ही लेना है और बहुत इज्जत के साथ लेना है, शोर मचा के नहीं लेना है, क्रांति करने के लिए नहीं लेना है, खुद के लिए लेना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। खुद के लिए लेना है, खुद को सम्मान देने के लिए लेना है, खुद की डिग्निटी के लिए लेना है, मनुष्य जन्म के प्रति एक डिग्निटी, उसके लिए लेना है। बिल्कुल। शोर मचाने के लिए नहीं लेने ये कदम, ये कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए ये कदम नहीं लेने, फिर वो यात्रा में वो खुशबू नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, और आपने बहुत ब्यूटीफुली इसे एक्सप्लेन किया कि हमें किसी मुद्दे को प्रूव करने के लिए नहीं, बट खुद के एक डिग्निटी के लिए हमें, या जो भी हिंसा पीड़ित व्यक्ति है उसे खुद के डिग्निटी के लिए कदम उठाना चाहिए। आत्मबल जो आपने वर्ड यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये हमें बताया। तो जो बच्चे मैम घर में हिंसा देखते हुए बड़े होते हैं, उसका उनके व्यक्तित्व और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आप सोचो ना, पूरा बचपन हिंसा देख रहे हैं, क्या होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। और वो क्या देख रहे हैं? उनको लगता है फिर यही जीने का तरीका है। कई बच्चों को जीने का तरीका आ जाएगा, कई बच्चे इसी ट्रैप में फंस जाएंगे। वो सोचेंगे यही जीने का तरीका है। कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए अपने लिए। तो दोनों तरफ, दोनों एक्सट्रीम्स में बच्चे जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो क्या देख रहे हैं? हिंसा। वो विचार नहीं करेंगे क्या कि ये जो इंस्टीट्यूशन एज दे ग्रो अप, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, ये क्या हिंसा के लिए बनी है? हैवानियत के लिए बनी है? ये सुकून के लिए बनी है? मन के चैन के लिए बनी है? जीवन की यात्रा को एक साथ पूरा करने के लिए बनी है? किस चीज के लिए बनी है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? डोमेस्टिक वायलेंस की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक वर्ड आता है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक लाइफ का अर्थ क्या है? पूछिए सबसे बिफोर गेटिंग मैरिड। शादी से पहले सबको पूछिए कि डोमेस्टिक लाइफ का अर्थ क्या है, फिर करिए। ये भी तो अपने में एक वाव है, ये भी तो अपने में एक संकल्प है, ये भी तो अपने में एक प्रण है कि डोमेस्टिक लाइफ का अर्थ क्या है। तो ये बच्चे नहीं सोचेंगे क्या कि ये माता पिता क्या कर रहे हैं सारा दिन? फिर जैसे जैसे बड़े होंगे वो अपना निर्णय लेंगे, उनकी अपनी आदतें बनेंगी, उनकी अपनी कंडीशनिंग बनेगी, उनके अपने इमोशंस बनेंगे, उनकी अपनी आदतें बनेंगी, उनकी अपनी विचारधारा बनेगी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि अगर घर में ही बच्चा हिंसा होते हुए देख रहा होगा तो एक पॉइंट के बाद उसे लगने लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, हमें भी बड़े होके यही करना है, क्योंकि यही देखता आ रहा है वो बच्चा। तो ये बैकग्राउंड में मैम आज के युवाओं को लैंगिक समानता और सम्मानजनक रिश्तों के बारे में क्या सीखने की आवश्यकता है? ऋतुजा, आपके
सवाल में जवाब छुपा है संतुलन, जी, बैलेंस, यस, सोच की बराबरी बोल रही हूँ मैं। कई बारी कुछ निर्णय वाइफ लेगी, कुछ निर्णय हस्बैंड लेंगे, ये तो तालमेल है। यस, यस, चारों पहियों से गाड़ी चलेगी, बिल्कुल, लेकिन सोच में तो बराबरी होनी चाहिए। एक विचारधारा तो एक होनी चाहिए कि मेरी मैरिज सीक्रेट है। बिल्कुल, आप युवा पीढ़ी को पूछिए कि उनके लिए घर की डेफिनेशन क्या है। बस सवाल पूछिए, निर्णय उत्तर वो खुद देंगे, निर्णय वो खुद लेंगे। आप सवाल पूछिए कि आपके लिए घर की, रिश्ते की डेफिनेशन क्या है, जी, फैमिली की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, जीवन की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, आप किस किस्म का जीवन जीना चाहते हैं, ये सवाल पूछिए। यस मैम। तो मतलब आपका ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ हम बहुत डेप्थ में जाए, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, कि हम बच्चों से एटलीस्ट इतना पूछे कि उनके लिए घर की या फैमिली की परिभाषा क्या है उनके लिए, और वहीं से सारे जवाब हमें मिलना शुरू होंगे। वहीं पे प्रॉब्लम जो भी होगा वो हमें प्रॉब्लम देखने मिलेगा, एंड देन वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द मेन इशू। आप बच्चों को पूछिए, आप माता पिता को पूछिए, जी। सास ससुर को पूछिए, मदर को पूछिए, फादर को जी, पूछिए, जी। वाइफ और हस्बैंड को पूछिए, आप घर किसको बोलते हैं, आप परिवार किसको बोलते हैं, आपको किस किस्म का जीवन जीना है, या। आपके लिए एक पत्नी होने का क्या अर्थ है, आपके लिए एक पति होने का क्या अर्थ है, माता पिता होने का क्या अर्थ है आपके लिए, पूछिए। राइट, आप किसी से जबरदस्ती बाहर से तो कुछ नहीं करवा सकते। बिल्कुल, जब तक ये उत्तर उनके अंदर से नहीं आएंगे, वो करेंगे क्या उसको इम्प्लीमेंट। बिल्कुल, आप कितने भी लॉज एंड पॉलिसीज ले आए, ठीक है, लाइए, जरूर लाइए, और लाने भी चाहिए। वो डर क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, असली बदलाव तो अंदरूनी होता है। ये सवाल पूछिए। बिल्कुल मैम। एक्चुअली आपने जिस तरीके से सारी चीजें बताई, मेरा खुद का भी बहुत पर्सपेक्टिव बदल गया, क्योंकि बहुत बार एक कोई इशू को लेके हम बहुत दूर का सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हम कुछ चेंजेस लाएंगे, हम सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे, हम संस्थाओं की मदद लेंगे। बट आपने जिस तरीके से बताया उससे हमें ये पता चला हमें हमारे बेसिक्स में जाना चाहिए। वी शुड स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल स्टेप फर्स्ट, एंड इवेंचुअली वी विल फाइंड आवर आंसर्स इन द वे। सो वेरी ब्यूटिफुली सेड मैम। एंड अब जी। हम अंत में आ रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा, समानता और हिंसा मुक्त समाज के निर्माण के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश नहीं है, गुजारिश है। अपने अपने घर संभालिए, अपने अपने घरों में खुशियां भरिए, एक दूसरे के वेल विशर बनिए, जी, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसको समझिए। बिल्कुल, अगर विचारधारा नहीं मिल रही, बात करिए। उसके तरीके हैं, हिंसा, हैवानियत, ये तरीका तो है नहीं। बिल्कुल, आप ही का परिवार है, आप ही का घर है, आपका परिवार, आपका घर। घर चार दीवारों से नहीं बनता, बिल्कुल, परिवार से बनता है। संदेश, गुजारिश बोलूंगी, अपने अपने घर खुशियों से भरिए, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझिए, बिल्कुल मैम, अपने अपने घर खुशियों से भरिए। ये गुजारिश है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन लाइफ, फॉर योर ओन होम। अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेवारी को समझिए। यस मैम। मुझे आशा है कि हमारे श्रोताओं तक आपका ये संदेश, आपकी ये गुजारिश ज़रूर पहुंचेगी। आज आपने अपने अनुभवों, विचारों और प्रेरणादायक संदेशों के माध्यम से हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम रेडियो विश्वास की टीम की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। रुतुजा, आपका धन्यवाद। माँ धारी ब्लेस यू, और सारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। जय धारी माँ। थैंक यू सो मच मैम। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बातें हमारे श्रोताओं को न केवल सोचने के लिए प्रेरित करेंगी, बल्कि महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और हिंसा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करेंगी। प्रिय श्रोताओं, यदि आप स्वयं या आपका कोई परिचित घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रहा है, तो चुप न रहे। समय पर सहायता लेना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। याद रखिए, हिंसा कभी भी सामान्य नहीं होती और न ही उसे सहना किसी की मजबूरी होनी चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ऋतुजा शिंपी और आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।